दोस्तों, जब जहरीली गैस का अंदाजा लोगों को पहले से लगने लगा था, तब सरकार और कोर्ट ने भी इसे इग्नोर किया। आज भी जिंदा इसके पीड़ित लोग, जिसे मीडिया सिर्फ कैमरे में कवर करती है और सरकार राहत मुआवजा के नाम पे सिर्फ दिखावा करती है। 4 बच्चे थे, दोनों मियाँ बीवी हम थे, हमारी सास थी, और रात को गैस निकला को हमें पता नहीं चला। जब चिल्ला चोट होने लगी तो दरवाज़ा खोला तो ऐसा लग रहा है लाइटें बंद हो चुकी, ऐसे लग रहा, और खांस खांस के परेशान, आंखों में आंसू, बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली गेहूँ देते, 4 किलो गल्ला दे देते और 1 किलो चावल देते थे, इससे वाला कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत से पीड़ित लोग तो ऐसे भी है जिन्हें भोपाल में यह भी नहीं पता था कि यूनियन कार्बाइड नाम का कोई कारखाना है। और ये तो हमारा इंडिया है, जहां दुर्घटना के बाद ही सेफ्टी की बात होती है और जो पहले बात करता है उसे दबोच दिया जाता है। पर दोस्तों, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सरकार, लोग, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने वाला कारखाना? नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही 3 तारीख लगते ही यह हवा जहरीली के साथ जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीक होना। गैस लीक होने की वजह थी टैंक में पानी मिलने से दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर क्या, इससे वो गैस निकली जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विकलांग बना दिया, जिसका अंश आज भी दिखाई देता है। ये भोपाल की वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास झुग्गी झोपड़ी बसी हुई थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज से गांव से लोग आकर रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई थी। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी, लोग घर से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आए तो हालात कुछ और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए भोपाल के लोग तैयार नहीं थे। उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी कई घंटों तक ऑफ रखा गया था। जो समय से बच जाता तो लोगों को थोड़ा समय मिल जाता। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांसों की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में ही 50,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। इस गैस कांड की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना में होती है। इसमें कितनों की जान गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल या अपंग हो गए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जब आंकड़ा पेश किया गया तो उस आंकड़े में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की ही जान गई हुई है। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वारेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 36 साल बाद भी आज भरे नहीं है। हमने कभी हमीदिया भी नहीं देखी थी, तो पूछा तो लोगों ने कहा कि लाशें वहाँ रखी हुई हैं, बहुत लोग वहाँ हैं, वहाँ जाके देखो। जब वहाँ जाके देखा तो लाशों की छल्ली ऐसी लगी हुई थी जैसे गेहूं के बोरों की कोई छल्ली लगाता है, एक के ऊपर एक लाशें पड़ी हुई थी। दोस्तों, आइए आपको इस गैस कांड के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बताता हूं जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी है कंपनी, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड हुआ करता था। साल 1994 में इसका नाम एवररेडी इंडस्ट्री कर दिया गया। 1917 में बनी यह कंपनी आज भी दुनिया के तमाम देशों में अपनी फैक्ट्री जमाए हुए है। आप सभी ने ये प्रोडक्ट मार्केट में देखा होगा। बेकलाइट और बैटरी के अलावा ये फैक्ट्रीज तमाम प्रकार के केमिकल और रॉकेट फ्यूल भी बनाती है। जब ये कंपनी 100 साल पुरानी है तो 1947 के पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ये देश में कब आई, आइए जानते हैं। साल था 1962। देश में एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन की बात चल रही थी। देश के किसानों को बताया गया कैसे यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड्स और न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देश को मदद करेगी। और ये उस टाइम की बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल कंपनी हुआ करती थी।
और ये इंडिया में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के नाम से स्टेबलाइज हो जाती है। पहले जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती तो उसके आधे से ज्यादा शेयर या ओनरशिप गवर्नमेंट या इंडियन इन्वेस्टर के हाथ में होती थी। साल था 1969 जब कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था। कंपनी सेविन नाम से कीटनाशक बनाया करती थी। इस सेविन नाम के कीटनाशक को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर MIC कहते थे। साल था 1980, कंपनी भारी लॉस में चल रही थी, यानी यूनियन कार्बाइड को काफी नुकसान होने लगा था। पैसों की कमी के चलते कंपनी ने इसे बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में बनाने का प्लान किया और कंपनी ने गवर्नमेंट की परमिशन लेकर भोपाल में एक केमिकल प्लांट बनाने का शुरू कर दिया था। परमिशन में साफ सेफ्टी का ध्यान देने के लिए कहा गया था, क्योंकि इतने खतरनाक केमिकल को बनाने के लिए एक प्रॉपर सेफ्टी प्लान बनाना था, जिसे कंपनी ने इग्नोर कर दिया। बाद में 1981 में कंपनी में केमिकल से एक डेथ होती है जो सेफ्टी के लिहाजा से हुई थी, जिसे इग्नोर भी कर दिया गया था। उस समय मार्केट में और भी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी आ चुकी थी और यूनियन कार्बाइड को ऑलरेडी लॉसेस में चल रही थी, जिसके कारण ना तो सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा था और कीटनाशक का प्राइस भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। कंपनी इतने लॉसेस में थी कि केमिकल बनाने के लिए अनएजुकेटेड वर्कर को जॉब पे रखा गया था, जिन्हें यह तक नहीं पता था कि कितना खतरनाक केमिकल हम बना रहे हैं। इस बात को पूरे भोपाल वासियों से छिपा के रखा गया था। और ऐसा नहीं था कि वर्करों को इस बात का पता नहीं था, कुछ वर्करों ने इस बात को ध्यान देना चालू कर दिया था। जिस पहले वर्कर की डेथ इस प्लांट में हुई थी, उन्होंने अपने दोस्त राजकुमार केसवानी को यह बताया था। और केसवानी जी पेशे से एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी इनसाइड स्टोरी में इसे तैयार करना चालू कर दिया था और एक रिपोर्ट तैयार कर चुके थे, जिसकी हेडलाइन थी, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। इस प्लांट के आसपास भोपाल की 20% पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो खतरे से लिपट चुकी थी। केसवानी जी कहते हैं, मुझे इस केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, पर जिस फॉक्सिन नाम का केमिकल यूज कर रहे हैं इस प्लांट में, वो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के गैस चैम्बर में यूज किया जाता था। सारी रिपोर्ट को लोगों को बार बार आर्टिकल के द्वारा समझाया करते थे, कहते थे न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। 34 साल के केसवानी जी ने MP के CM अर्जुन सिंह और कोर्ट में भी एक पत्र लिखा, पर उन्हें वहां भी इग्नोर कर दिया गया। कहा जाता है कि कंपनी लॉसेस के चलते MIC प्रोड्यूस करना कम कर चुकी थी। जितना MIC टैंक में था, उसे जरूरत पड़ने पर भी यूज किया जा रहा था। टैंक ओवरफुल हो चुके थे, इंडिकेटर रेड सिग्नल दे चुके थे। ऐसा नहीं था कि अलार्म नहीं लगे थे, पर वीक मेंटेनेंस के चलते इसे भी 4 सालों से रिपेयर नहीं किया गया था, जिसे घंटों तक बंद रखा गया था। ये थी इस घटना के पीछे की इनसाइड स्टोरी, जिसने पूरे भोपाल को खतरों से घेरे रखा था। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक उस रात 100-200 किलो नहीं, पूरे 42 टन गैस ने पूरे भोपाल को अपने सायों में दबोच रखा था। चलो एक रेलवे मैन की भी रिलेटेड स्टोरी बताते हैं, जो इस दर्द को बयां करती है। 3 दिसंबर 1984 को रात के 12 बजे भोपाल के रेलवे जंक्शन पर HS धुर्वे और डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी नाइट ड्यूटी पर थे। रात के 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचती है। दस्तगीर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर बाहर आते हैं, इनकी आंखें जलने लगती है और सांसें फूलने लगती है। अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद धुर्वे जी को गिरे हुए दिखाई देते हैं और उनकी सांसें चेक करते हैं तो तब तक उनकी सांसें रुक चुकी होती है। क्या है कि गैस प्लांट से 1 किलोमीटर की दूरी पर था स्टेशन और रात को 12 बजे के बाद गैस रिसाव तेजी से बढ़ गया था। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्फीन और ढेर सारी गैस हवा में फैल चुकी थी। जिन लोगों को भनक लग गई थी, हॉस्पिटल से ज्यादा स्टेशन की तरफ दौड़ लगाने लगे थे। दस्तगीर प्रोटोकॉल को तोड़कर 20 मिनट पहले ट्रेन को प्लेटफॉर्म से निकालने पर मजबूर हो जाते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर भोपाल का हामिदिया हॉस्पिटल हुआ करता था। उस समय उसकी कैपेसिटी 1200 बेड की हुआ करती थी। 1 बजे के करीब हजारों लोग रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो इस जहरीली गैस से विलकते रहते हैं। जरा सोचकर देखो दोस्तों, उस समय लोगों पर क्या बीती होगी, क्या मंजर रहा होगा उस भोपाल का, जो हमारे आज का इस भोपाल है। आज इस हादसे को भोपाल में नहीं, पूरे देश दुनिया में भी याद किया जाता है। आप इस हादसे को सुनने के बाद कह सकते हैं कि लोगों की जान ही नहीं गई, उनकी मासूमियत की भी जान गई, जो आज भी लोगों की जुबान पर दिखाई देती है। दोस्तों, वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।